नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चले शुरुआत करते बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग ऑफिसर्स के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बड़ा बयान दिया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा, एक दिन कुर्सी तो जानी ही है। उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद और जिम्मेदारी स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की सेवा और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा याद रखा जाता है। उन्होंने नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर्स को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और इसमें संवेदनशीलता और समर्पण बेहद जरूरी है। भाई, मेरा तो कपड़ा जो है ऐसा है, लोग मुझे मानेंगे कि मैं अंधविश्वास को मानूंगा। मैं आस्था में विश्वास करता हूं, सबकी आस्था का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास को कतई नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। मुझे बोला गया था कि नोएडा नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों? कहा वहां सीएम नहीं जाते। तो मैंने कहा क्या नोएडा यूपी से बाहर है? कहा नहीं साहब, ये मान्यता है कि सीएम उतर जाएंगे कुर्सी से। तो हमने कहा भी कुर्सी से एक दिन कुर्सी को जाना ही है, तो कुर्सी के मोह में हम क्यों पड़े? मैं जाऊंगा वहां जरूर। और मैं गया था वहां पे। जब मैं गया तो मैंने देखा क्यों ये लोग बोलते थे, तो पता लगा वहां 4 लाख मामले बिल्डर और बायर्स के। आप सोचो, 15 साल, 10 साल, 20 साल पहले लोगों ने अपनी पूरे जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी मकान के लिए, फ्लैट देने के लिए, और बिल्डर पैसा दबाई बैठा है, पैसा नहीं दे रहा है, वो मकान नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खंडर के रूप में बदल रही है। मैंने बैठक की अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी मेरे पास आए, उसके सीईओ आए, कहा साहब हम पे 6000 करोड़ का कर्जा है। दूसरी अथॉरिटी से मैंने कहा, उसने कहा साहब हम पे 3000 करोड़ का कर्जा है। तो मैंने कहा यार मैं कहां फंस गया हूं? वो तो सब भिखमंगे हैं। अब इन भिखमंगों से मैं बोलूं कि तुम इन 4 लाख लोगों को मकान दो, तो मैं फंस गया वहां पे। मैंने कहा ये मेरी स्थिति बड़ी अजीब सी है। लेकिन मैंने वहां पे पहले बायर से मैं बातचीत किया, उन्होंने कहा उनकी रो रहे थे साहब, पूरी जीवन भर की हमने कमाई लगा दी, हमें मकान नहीं मिला है, हम बैंक से कर्जा भर रहे हैं, बैंक का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं बिल्डर के साथ मिला तो बिल्डर अलग से रोए, कहते हैं साहब हमने पैसा लगाया, लेकिन उस समय की सरकारों ने हमें पूरी तरह निचोड़ दिया है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। मैंने कहा सामर्थ्य हो न हो, इन गरीबों को मकान तो देना ही पड़ेगा आपको, इन 4 लाख लोगों को मकान देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं पॉलिसी बनाने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन आप पहले मकान दीजिए। फिर मैंने अथॉरिटी से कहा, मैंने कहा कार्य पद्धति ठीक करो। हमने रिफॉर्म किए, कार्रवाई प्रारंभ की, भ्रष्ट तत्वों को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 4 लाख लोगों को हम मकान दे चुके हैं। जो अथॉरिटी मेरे सामने कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम तो कर्ज में हैं, आज उसके पास 6000 करोड़ का सरप्लस है। आज दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट भी वहां पर है, और वहीं पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, ये सब कुछ वहीं हो रहा है। ये उस अंधविश्वास को मानने वाले लोग कौन थे जो भारत की आस्था पर उंगली उठाते हैं? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की और याचिका सौंपी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारी एक एक बात चुनाव आयोग में सुनी गई। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री खुद एक एक घर तक धमकी दे रही है, उनकी पूरी टीम किस तरह पूरे चुनाव को हाईजेक किए, हमने ये चिंता व्यक्त की है। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजेक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके लोगों को अपना मत
देने का अधिकार को वंचित रख करके डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहां के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहां के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार और वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने में रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वह जनता भयंकर तृणमूल का खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब जबरदस्ती हाईजैक करना चाहता है। हम लोग ने दरखास्त किया इलेक्शन जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चाहेंगे। जिस व्यक्ति को 202 विधायकों का समर्थन होगा, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ न चुनाव से पहले थे और न अभी हैं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे, क्योंकि सरकार उनके प्रयास से बनी है। 202 विधायकों का समर्थन जिस व्यक्ति को रहेगा, वो आदमी मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा नहीं जाएगा। ये बात जनसुराज की जो बात हमने कही है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, उसको प्रमाणित करता है कि 202 विधायक होने के बावजूद आज नीतीश कुमार को पलायन करके दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि जो परिणाम आए, ये मैन्युफैक्चर्ड परिणाम है, ये उनकी लोकप्रियता का परिणाम नहीं है, ये 10,000 रुपए से खरीदा हुआ परिणाम है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से कराए गए चुनाव का परिणाम है, ये केंद्र सरकार की मदद से जीती हुई बाजी है। तो आज जो जिन लोगों ने जीतने में अपनी भूमिका अदा की है, वो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि मुख्यमंत्री चाहे जो भी बने, अब उसकी प्राथमिकता गुजरात होगी, उसकी प्राथमिकता बिहार नहीं होगी। उसकी प्राथमिकता ये होगी कि गुजरात के फैक्ट्रियों में, सूरत में, वापी में, जामनगर में जो लाखों बच्चे बिहार के काम कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में 10-12 हजार रुपए में काम करने वाले नौजवानों की संख्या कम न पड़े। उसकी प्राथमिकता ये नहीं होगी कि गुजरात के 15 लाख 20 लाख जो श्रमिक हैं बिहार के, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, वो आके बिहार में काम करने लगे। पहली बार ऐसा होगा कि बिहार को कोई ऐसा व्यक्ति चला रहा होगा जिसकी प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा। बिहार उसके लिए मजदूर की फैक्ट्री रहेगी, यहाँ से लोग
मजदूरी करने के लिए जाते रहेंगे। मैं दोहरा देता हूं, ना यहाँ भ्रष्टाचार कम होने जा रहा है, ना शिक्षा सुधरने वाली है, ना किसी को रोजगार मिलने वाला है, और न ही यहाँ से पलायन बंद होने वाला है। और जितने लोगों ने कहा है अगले 4 वर्ष में बिहार की जनता देखेगी, जैसे मैंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार को जाना पड़ रहा है। आप लिख के रखिए, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा नहीं सुधरेगी, बिहार में पलायन बंद नहीं होगा, क्योंकि जिन लोगों को हमने मिलकर जिताया है वो चाहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी रहे, ताकि 10-12 हजार रुपया में काम करने के लिए लोग गुजरात में मुफ्त का मजदूर मिलता रहे। इसलिए बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो नीतीश कुमार ठग का शिकार हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई गई थी वही अब उन्हें किनारे कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सर आगे दे दिया। देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चुना जाता है, एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, यहाँ पे फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि बिना ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बुला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा। और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहां तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली के दरों जो है और जो है बढ़ाई गई, यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो। लोगों हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने अपने रिटायरमेंट से पहले भावुक और महत्वपूर्ण संबोधन दिया। वेस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने 40 साल की सेवा पूरी करने के बाद भारतीय सेना से विदाई ली। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए हमेशा गर्व की बात रही। उन्होंने बीते साल हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम किया गया और सेना ने सफलतापूर्वक अपने मिशन को अंजाम दिया। I am talking to you on the eve of my retirement after 40 years of service in Indian Army. 40 साल सर्विस के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। पिछले तकरीबन 3 साल से मैं वेस्टर्न कमांड में आर्मी कमांडर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और ये पूरी सर्विस मेरे लिए एक बहुत ऑनर की बात है कि मुझे इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिला
और इस मौके पर सभी फौजी साथियों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मिलजुल कर काम किया, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, उन सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वेस्टर्न कमांड ने पिछले कई सालों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और जैसा आपको पता है, पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान के जो भी नापाक इरादे थे उनको विफल किया और सफलता हासिल की। इस सफलता के लिए भी मैं वेस्टर्न कमांड के सभी ट्रुप्स को बधाई देना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपनी तैयारी जारी रखी है और ट्रेनिंग के अलावा जहां भी नया इक्विपमेंट, ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट, इन सब का बड़े पैमाने पर हम प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं और जहां ज़रूरत है हम इनको खुद इन हाउस अपनी वर्कशॉप्स में मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वेस्टर्न कमांड में हमारा फोकस इस चीज़ पर भी रहा है कि किस तरीके से हम अपने सभी रैंक्स की ऑफिसर्स, जेसीओ, जवानों के जो रहने के स्थान हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधाएं हैं, उनको बेहतर बनाएं। साथ ही हमारे जो वेटरन्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनका हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, मेडिकल के बारे में, उनकी पेंशन के बारे में, तो इस विषय में भी हमारा पूरा ध्यान रहा है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वेस्टर्न कमांड ने जो भी काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पिछले वर्ष जब बहुत बड़ी आपदा आई थी बाढ़ की, उसमें ऑपरेशन राहत में हमने काम किया, पर इन सभी फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।